साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल। दोस्तों भूगोल की मैराथन क्लास नंबर रहने वाली है 2, यानी दूसरी मैराथन क्लास आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों आप सभी को इंतजार था इसी पल का, ठीक है। अब एक बार आप सभी मिलकर क्लास को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों, तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो मैराथन क्लास नंबर 2 है दोस्तों, और मैं गारंटी के साथ दवा ठोक कर कहता हूं दोस्तों, पर्सन आएंगे पेपर में तो यहीं से आएंगे। आप साथ साथ में नोट करते रहना दोस्तों। मैराथन क्लास लगा रखी है मैंने, ठीक है। तो बिल्कुल देखिएगा दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 भूगोल विषय मैराथन क्लास 2। जिन्होंने मैराथन क्लास फर्स्ट नहीं देखी है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। पेपर में छपने वाले प्रश्न देख रहे हैं अब की बार 100 पार दोस्तों, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, अपकर्ष कारक का कोई एक उदाहरण दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बताइएगा अपकर्ष कारक का कोई भी एक उदाहरण, ठीक है। अब उदाहरण कैसे बताएंगे, अगर अपकर्ष कारक का मतलब ही पता नहीं तो हम उदाहरण कैसे बताएंगे। सबसे पहले इसका अर्थ देखो, अपकर्ष क्या है दोस्तों, अपकर्ष, ठीक है। अपकर्ष यानी अपनी ओर आकर्षित करना। अपकर्ष का मतलब क्या होता है, अपनी ओर आकर्षित करना। अब देखो दोस्तों, कोई भी जगह, कोई भी क्षेत्र, कोई भी राज्य अपनी ओर आकर्षित कैसे करेगा, वहां पर शिक्षा अच्छी मौजूद होगी, स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद होगी, ठीक है। वहां पर शिक्षा का स्तर जो है वो अच्छा होगा। तो कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर अपकर्ष कारक का कोई एक उदाहरण हमें देना, तो आप लिख सकते हैं शिक्षा का मौजूद होना, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं का मौजूद होना, ठीक है। इसीलिए तो वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी का अपोजिट होता है प्रतिकर्ष कारक। क्या होता है दोस्तों, प्रतिकर्ष कारक। हमें अगर ऐसे पूछ लेता कि प्रतिकर्ष कारक का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो फिर हम क्या लिखते, हम ऐसे लिख सकते थे शिक्षा का अभाव, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, रोजगार का अभाव। प्रतिकर्ष का मतलब होता है किसी स्थान को छोड़कर चले जाना। मतलब जैसे मैं यहाँ पर हूं, अगर यहाँ पर कोई सुविधाएं हमारे पास नहीं है, हमारे यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, रोजगार का अभाव है, तो हमें इस स्थान को, इस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे जगह चले जाऊंगा, ठीक है। इस क्षेत्र को छोड़कर मैं दूसरी जगह चले जाऊंगा। अब मैं वहां जाऊंगा, वो तो हो गया मेरे लिए अपकर्ष, ठीक है। जिस स्थान को मैंने छोड़ा वो प्रतिकर्ष, ठीक है। अपकर्ष का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। अपकर्ष कारक का उदाहरण क्या है, आप लिख सकते हैं शिक्षा स्वास्थ्य सेवा वहां अच्छी मौजूद होगी। प्रतिकर्ष का उदाहरण आप लिख सकते हैं वहां पर रोजगार का अभाव या शिक्षा स्वास्थ्य सेवा का अभाव, कमी, ठीक है। अभाव का मतलब कमी। चलो इसके बाद देखो, दूसरा है कि मानव विकास की अवधारणा किसकी देन है। दोस्तों बताइएगा, मानव विकास की जो अवधारणा है वो किसकी देन है, बताइएगा जल्दी से दोस्तों। साला पुष्पराज बताओ फटाफट, मानव विकास की जो अवधारणा है वो किसकी देन है। तो सबको पता है दोस्तों, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। मानव विकास की ये रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित होती है। तो मानव विकास की अवधारणा किसकी देन है, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। और भारतीय मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। अगर हमें पूछे कि भारतीय मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, तो हमारे भारतीय थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। तो प्रोफेसर, लेकिन सबसे पहले मानव विकास की अवधारणा के जो प्रतिपादक रहे हैं वो कौन रहे दोस्तों, ठीक है, याद है डॉक्टर महबूब उल हक। इसका आंसर हम क्या करेंगे, हम इसका आंसर करेंगे डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। मानव विकास की अवधारणा किसकी देन है, डॉक्टर महबूब उल हक की देन है दोस्तों, ठीक है। अब हर बच्चा कान पकड़ पकड़ के उछल के मेरिट में आएगा, तो दोस्तों याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, किस महाद्वीप में सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, बताना दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, ये नहीं कि भाई कमेंट में आवे जो ठुबकार दे दोस्तों, ये नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा दोस्तों। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। किस महाद्वीप में सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन भी दे देता हूं आपके सामने। अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। ऑप्शन भी दे दिए मैंने आपके सामने। अब इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन अगर आपको आता है, सटीक आंसर आता है तो ही रिप्लाई करना दोस्तों, बाकी गलत आंसर मत देना, ठीक है। क्योंकि गलत आंसर नीचे कमेंट चेक करते हैं कई मित्र, तो वो गलत आंसर याद हो जाता है, इसलिए गलत जाओ। अगर आप, हाँ ये है दोस्तों, आपको छूट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कहीं से भी ढूंढ के नीचे आंसर देना दोस्तों, किस महाद्वीप में सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। ओके चलो, ये क्वेश्चन तो आपके लिए है। आगे देखो चौथा क्वेश्चन, सन्नगर शब्द का किस विद्वान से सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब है कि सन्नगर शब्द को प्रयोग जो है वो कौन करियो सबू पहले दोस्तों, तो याद रखना 1915 में किया गया था सन्नगर शब्द का प्रयोग। सन्नगर शब्द का प्रयोग जो है 1915 में किया था, किसने किया था,
पैट्रिक 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 गिडीज, पैट्रिक गिडीज दोस्तों, पैट्रिक गिडीज, पैट्रिक गिडीज ने दोस्तों बिल्कुल नाम ही ऐसा, मैं क्या करूं, पैट्रिक गिडीज दोस्तों, पैट्रिक गिडीज ने सन्नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1915 में। याद रखना दोस्तों, ठीक है, अच्छे से याद रखना, भूलना मत दोस्तों, भूलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो 2011 की जनगणना, कौन सी जनगणना, 2011 की जनगणना। और याद रखना प्यारे मित्रों, जो जनगणना है, जनगणना वो भारत में कितने वर्ष के अंतराल में होती है, तो जनगणना भारत में दोस्तों 10 वर्ष के अंतराल में होती है। आपको पता होगा, आपको पता तो है दोस्तों, बताओ आपको पता है कि नहीं, पता तो है नहीं। भारत की पहली जनगणना कब हुई, 1872 में। कब हुई थी, 1872 में। लेकिन हमें पूछे कि पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई, 10 के आधार पर जनगणना कब हुई, तो फिर हमें क्या करना है, 1881 करना है, ठीक है। पहली जनगणना पूछे 1872 में, संपूर्ण जनगणना पूछे तो 1881 करना है। आगे बात समझ में सभी के, चलो। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो अलग ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता, दोस्तों कुल साक्षरता कितना प्रतिशत है। साक्षरता को मतलब कि पढ़े लिखे लोग, जिन्हें पढ़वा जाना दोस्तों, मैं भी एक साक्षर हूं, ठीक है, मैं किताब को पढ़ सकता हूं, ठीक है, इसको बांट सकता हूं दोस्तों, ठीक है, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, इसका मतलब मैं साक्षर हूं, उसको साक्षरता दर की श्रेणी में रखा गया 2011 में। याद रखना दोस्तों। तो पूछे गए प्रश्न, पूछे दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत रही है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो क्या करना है अपना ने 74.04%। दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता है 74.04%। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, मोस्ट, कान पकड़ पकड़ के आएगा मेरिट में, तो मोस्ट लगा लेना दोस्तों अच्छे से, ठीक है। अब यार तैयारी है क्या, बताओ यार, एक एक क्वेश्चन काम चाले के फुल बताओ तो विस्तार हो। हाँ तो दोस्तों पुष्पा को सब जाना को नहीं, तो देखो पहले याद रखना दोस्तों, साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता 74.04%। अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल दोस्तों, छोटो सो केरल, ठीक है, लेकिन साक्षरता में सब आगे दोस्तों। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल, पढ़े लिखा ज्यादा घटा है केरल में, ठीक है, याद रखना। अब प्रश्न पूछा जाए कि न्यूनतम साक्षरता किस राज्य में है, सबसे कम साक्षरता, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, तो फिर आपको क्या करना है, बिहार दोस्तों, बिहार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। तो आप मुझे इसमें ये क्वेश्चन और बता दो फटाक से कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, अरे दोस्तों केरल ही है। याद रखना, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, और लिंगानुपात में भी सबसे ज्यादा केरल का ही है दोस्तों। लिंगानुपात को मतलब समझो, लड़कियों की संख्या, महिलाओं की संख्या ज्यादा कहाँ है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, तो लिंगानुपात में भी केरल है, साक्षरता में भी केरल है प्रथम स्थान पर दोस्तों, ठीक है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा दोस्तों। देखिए तो हरियाणा सपना चौधरी रहे, लेकिन फिर भी लड़कियों की संख्या कम क्या है, हरियाणा का लिंगानुपात निम्न है दोस्तों, न्यूनतम है, कहने का मतलब न्यूनतम यानी कम है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है बताओ दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। ओके चलो याद हो गया, गजब यार, तो गजब। छठा क्वेश्चन देखो दोस्तों, जल संभर विकास के लिए रालेगन सिद्धि, ये गांव है दोस्तों, रालेगन सिद्धि गांव, ये प्रसिद्ध है जो स्थित है, यानी कहां स्थित है, जल संभर विकास के लिए एक प्रसिद्ध गांव है रालेगन सिद्धि गांव। ये भारत के किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, फटाफट दोस्तों आपको पता होगा, आपको पता होगा, क्या पता है बता, फटाफट बताओ दोस्तों। जल संभर विकास के लिए रालेगन सिद्धि गांव आपको पता हो गया, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। याद रखना ये जो रालेगन सिद्धि गांव है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ओके चलो दोस्तों आगे देखिएगा। 7वां क्वेश्चन है कि संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है। दोस्तों संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क यानी सड़क बनाने का कार्य जो है वो कौन सा संगठन करता है, सीमा सड़क संगठन। वो सीमा नहीं है, सीमा को लड़की को नाम नहीं, सीमा सड़क संगठन। याद रखना दोस्तों, सीमा सड़क संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1960 में। संवेदनशील क्षेत्रों में
सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? सीमा सड़क संगठन करता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी दोस्तों, याद रखना। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, आ रही ना बात समझ में दोस्तों? आ रही ना सबके समझ में? चलो ठीक है। इसके बाद देखो, रुको और जाओ, रुको और जाओ संकल्पना किसने प्रस्तुत की? दोस्तों ऐसे देखिएगा, अभी मैं रुका हुआ हूं, मैं जा रहा हूं, वापस रुक गया, मैं जा रहा हूं, रुक गया। रुको और जाओ ये संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? बताइएगा नाम, जल्दी बताओ फटाफट। नहीं पतो नहीं बेरो, चलो दोस्तों मैं बता रही हूं, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर दोस्तों, टेलर, याद रखना दोस्तों। रुको और जाओ संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर। दोस्तों याद रखना। देखिएगा, आपको पता होगा 3 संकल्पना हमारे सामने आती हैं। प्रथम चैप्टर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, प्रथम चैप्टर पढ़ा होगा, मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र। उसमें 3 संकल्पना आती है। सबसे पहले आती है पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। कहने का मतलब 3 विचारधाराएं आती है। पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन है? रेटजल, रिटर, हेम्बोल्ट। जो निश्चयवाद विचारधारा है उसके समर्थक कौन है? रेटजल, रिटर, हेम्बोल्ट। फिर दूसरी विचारधारा हमारे सामने आती है दोस्तों, कौन सी आती है? कौन सी आती है? संभववाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा? संभववाद विचारधारा। और संभववाद विचारधारा के समर्थक कौन है? विडाल डिला ब्लास, विडाल डिला ब्लास संभववाद विचारधारा के समर्थक हैं। फिर हमारे सामने तीसरी विचारधारा है दोस्तों, जिसको नाम किए हैं, यही तो है रुको और जाओ, यानी कि नव निश्चयवाद विचारधारा। नव निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। नव निश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत ही दोस्तों ये आता है कमेंट, रुको और जाओ, ये संकल्पना आती है। इसके समर्थक है ग्रिफिथ टेलर। दोस्तों याद हो रही कि नहीं हो रही है? सबने याद हो रही है दोस्तों? याद रखना, जब पुष्पा को याद है तो आपको क्यों याद नहीं है? ठीक है, याद होना चाहिए दोस्तों। अगर याद नहीं हुआ तो पुष्पा ऑनलाइन मुर्गा बना देगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए याद करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा, गंतव्य स्थान से क्या तात्पर्य है? गंतव्य, हमारे सामने 2 शब्द आएंगे, एक आएगा उद्गम स्थान, एक आएगा गंतव्य स्थान। देखिएगा दोस्तों, कहां लिखूं यार पुष्पा, कहां लिखूं? बता दोस्तों, यार बता पुष्पा कहां लिखूं? चलो देखिएगा, 2 मैं यहां पर लिख रहा हूं। एक तो है उद्गम स्थान, एक तो है उद्गम, और दूसरा शब्द हमारे सामने आया गंतव्य। देखिएगा दोस्तों, जहां से लोग चलते हैं, जहां से लोग चलते हैं वो तो हो गया उद्गम स्थान, और जहां लोग गमन करते हैं, जहां आगमन करते हैं, जहां प्रवेश करते हैं, वो है गंतव्य स्थान। तो आप सभी समझ गए दोस्तों, गंतव्य स्थान जहां लोग पहुंचते हैं, गमन करते हैं। जहां से लोग चलते हैं वो तो हमारा उद्गम स्थान हुआ, और जहां लोग गमन करते हैं, पहुंच जाते हैं, वो गंतव्य स्थान हुआ। ओके, बात सभी के समझ में आ गई ना सभी के दोस्तों? चलो पुष्पा ने सभी समझा दिया अच्छे से। हाँ, इसके बाद हम आगे बात करेंगे दोस्तों। तो गंतव्य स्थान का मतलब हो गया जहां लोग आगमन करते हैं, गमन करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बता दिए दोस्तों फटाक से। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा। दोस्तों याद रखना, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य दोस्तों। कहां चल गए दोस्तों क्वेश्चन? और ये दोस्तों पुष्पा, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य दोस्तों, उड़ीसा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा राज्य है, याद रखना। उड़ीसा में लोहा ईसा का विशाल भंडार था, लोहा ईसा का विशाल भंडार कहां है? उड़ीसा में। ठीक है, याद रखो। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। दोस्तों याद रखना, ठीक है? सभी के समझ में आ रही है ना बात? समझ के? हाँ ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबके। आगे देखिएगा, जून से सितंबर माह में बोई जाने वाली फसल कहलाती है। बताओ दोस्तों, जून से सितंबर माह में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती हैं? वही खरीफ की फसल दोस्तों, याद रखना। मक्का, मूंगफली, चावल, कपास। उदाहरण देखिए दोस्तों, खरीफ की फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है दोस्तों। याद रखना, वही खरीफ की फसल है। यहां पर पूछा कि जून से सितंबर माह में, माह मतलब महीना, माह में बोई जाने वाली फसल कहलाती है। तो जून से सितंबर माह में कौन सी फसल? खरीफ की फसल। आपको पता याद रखना है, जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ की फसल आपको करना है, ठीक है? खरीफ की फसल। दोस्तों इसमें मक्का, मूंगफली, चावल, कपास के आगे उदाहरण। और दोस्तों आप मुझे बताओ देखिएगा, अगर हमें पूछा जाए कि सितंबर अक्टूबर में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल बोई जाती है,
ठीक है। अप्रैल जून में काटी जाती है रबी की फसल। रबी की फसल में जौ, चना, गेहूं ये प्रमुख है। आ रही बात समझ में, तो वो लिखना है। चलो दोस्तों, और जायद की फसल भी आपको पता होगा, काकड़ी, तरबूज, खरबूज, ये खरबूजा सब जायद की फसल के उदाहरण हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। आगे आपके सामने क्वेश्चन है, हाँ टाइम हो गया। चलो देखो अगला 11वां क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर पंजाब के किस बांध से निकलती हैं। जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर वो पंजाब के किस बांध से निकलती हैं। तो बांध का नाम है हरिके बैराज बांध। हरिके बैराज बांध कौन सा बांध है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर पंजाब के किस बांध से निकलती हैं? हरिके बैराज बांध से। किस बांध से निकलती हैं? हरिके बैराज बांध से। याद रखना दोस्तों, ठीक है, हरिके बैराज बांध। सीमांत श्रमिक को परिभाषित कीजिएगा। अरे सीमांत श्रमिक किन्हें कहते? सीमांत श्रमिक आपको पता होगा दोस्तों, श्रमजीवी जनसंख्या को 3 संवर्गों में बांटा है, 3 वर्गों में बांटा है। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। दोस्तों मुख्य श्रमिक, अरे पुष्पा अंगूठ तोड़ी गई, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक और तीसरा अश्रमिक। याद रखना 3 श्रमिक है दोस्तों, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। देखिएगा मैं यहाँ पर कहाँ लिखूँ यार, पुष्पा जगह ही नहीं है, कहाँ लिखूँ यार बताता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपके सामने मुख्य श्रमिक, अरे दिखाई नहीं दे रही यार पुष्पा, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, याद रखना सीमांत श्रमिक, और तीसरा है अश्रमिक। कौन सा श्रमिक? अश्रमिक। मुख्य श्रमिक है ऐसे श्रमिक जो 1 साल का मायने, 1 वर्ष के मायने में दोस्तों, 1 वर्ष में कम से कम 183 दिन, 183 183 दिन, 100 + 80 + 3 183 दिन जो काम करता है वो तो कहलाता है मुख्य श्रमिक। कहने का मतलब है जो 6 महीने काम करता है वो मुख्य श्रमिक कहलाता है। 6 महीने काम करता है या 6 महीने से ज्यादा भी हो सकता है, वो तो कहलाएगा मुख्य श्रमिक। जो 6 महीने काम नहीं करे, जो 6 महीने से कम दिन काम करता है, 183 दिन से कम दिन काम करता है, वो कहलाता है सीमांत श्रमिक। और ये श्रमिक तो कुछ भी श्रम नहीं करता है दोस्तों, कुर्सी ढाल ले और बैठ जा रहा मौज करे दोस्तों। तो याद रखना 3 श्रमिक, सबसे पहले मुख्य श्रमिक, फिर सीमांत श्रमिक, फिर अश्रमिक, 3 श्रमिक है, ठीक है। मुख्य श्रमिक जो वर्ष में 183 दिन काम करता है वो तो मुख्य श्रमिक, जो 183 दिन से कम दिन काम करता है वो सीमांत श्रमिक, जो कुछ भी श्रम नहीं करता वो अश्रमिक। चलो यार पुष्पा या तो करवा रहे हो यार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो आगे देखिएगा। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है? आज कम्युनिटी पर मैंने ये क्वेश्चन डाला था दोस्तों, आपको पता होगा। कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी आप लाइक नहीं करते हो दोस्तों, कम्युनिटी को लाइक भी किया करो आप सभी। तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्या पूछो यार नगरों को क्या कहा जाता है? मैंने बताया था दोस्तों कि जब किसी भी गांव की, किसी भी नगर की जब 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाएगी, जब 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाएगी तो वो तो कहलाएगा नगर। क्या कहलाएगा? नगर। जब 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाएगी वो कहलाएगा महानगर। जब 50 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाएगी वो कहलाएगा मेगा नगर। तो दोस्तों क्या करना होगा आपको? क्या करना होगा दोस्तों? मेगा नगर। क्या करना होगा? मेगा नगर। तो मेगा नगर कर दो दोस्तों। एशिया की सबसे विशालतम गंदी बस्ती स्लम को दोस्तों, गंदी बस्ती बताइएगा दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी विशालतम गंदी बस्ती कौन सी है? मुंबई के अंदर है दोस्तों, धारावी बस्ती, ठीक है। एशिया की सबसे गंदी बस्ती है दोस्तों, ठीक है, याद रखना, भूलना मत दोस्तों। पुष्पा भूलना नहीं दोस्तों, याद करवा रहा है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी विशालतम गंदी बस्ती कौन सी है? तो मुंबई की धारावी बस्ती, जो एशिया की सबसे गंदी बस्ती है दोस्तों, याद रखना, धारावी बस्ती। नेक्स्ट है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर भाई, न्यू मंगलोर, एक नूमड़ी सोलंगूर। न्यू मंगलोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? न्यू मंगलोर पत्तन, अरे यार पता चल गयो, न्यू मंगलोर, न्यू चिकमंगलूर भाई, चिकमंगलूर, एक लोमड़ी सोलंगूर। हाँ यहाँ पर न्यू मंगलोर है, किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल न्यू मीन्स नया, मंगलोर मंगा दे भाई, नया मंगा दे। अरे कटो मंगोर पैसे ही कौन नहीं है, कटम 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 से कर्नाटक। तो याद रखना न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, न्यू मंगाओ भाई, न्यू मंगाओ मारे, न्यू मंगाओ। अरे कट्टा मंगो पे कौन है? कट 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 कर्नाटक। तो याद रखना कर्नाटक आपको करना है। क्या करना है? कर्नाटक, न्यू मंगलोर। अरे न्यू मंगलोर, नया मंगा, नया मंगा, नया मंगा, अरे कटो नया मंगो,
कट्टा है को नहीं, पिया है को नहीं, कट्टा मंगो कट्टा कट कर्नाटक। ठीक है, तो न्यू मंगलोर याद रखना, न्यू मंगलोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। आ रही ना सबके समझ में बात? सबके समझ में आ रही नहीं? चलो ठीक है। इसके बाद देखो कार्यशील जनसंख्या की परिभाषा लिखो। बताओ तो दोस्तों, कार्यशील जनसंख्या, यार कार्यशील जनसंख्या 15 वर्ष से 64 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाली सदस्यों की जो संख्या है वो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। कहने को मतलब 15 से 64 वर्ष के बीच की जो जनसंख्या है वो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। आगे बात, कार्यशील को मतलब काम करने में हष्ट पुष्ट मजबूत हो, वो कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, चलो तो दोस्तों 1 से लगाकर 16 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, जो मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में छपने वाले हैं दोस्तों, याद कर लेना अच्छे से। ये भूगोल के टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, आप सभी का सपोर्ट रहता है इसलिए तो मैं लेके आता हूं क्लास टाइम पर। और कई दोस्त मुझे कमेंट करते हैं कि भैया हमें याद नहीं होता है, क्या करूं मैं, याद नहीं हो, मैं गणित कोशिश करूं लेकिन याद नहीं हुए। दोस्तों एक बात कहूं मैं तुम्हें, जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। इसीलिए दोस्तों लगे रहो, ठीक है, और मेहनत करते रहो कि कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। अब तो बस चारों ओर किताबें हो, बस किताबें ही किताबें हो। ठीक है, तो अपने मेहनत करो दोस्तों, बड़ी सोच कड़ी मेहनत पक्का इरादा, ये आपको सफलता तक ले जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, देखिएगा, मछली पकड़ना कृषि किस सेक्टर का क्रियाकलाप है? मछली पकड़ी, मछली पकड़ ली, कृषि कार्य कर लिया, प्राथमिक क्रिया के तो उदाहरण है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे इसमें? प्राथमिक क्रिया, ये प्राथमिक सेक्टर के उदाहरण है दोस्तों, याद रखना। प्रकीर्ण बस्ती को परिभाषित करें। प्रकीर्ण, प्रकीर्ण का मतलब होता है फैलाव। ऐसी बस्ती जो दूर दूर पाई जाती है, दूर दूर जंगलों में पाई जाती है, एकांत में पाई जाती है, वो होती है प्रकीर्ण बस्ती, जिसे हम प्रक्षेपित बस्ती भी हम कह सकते हैं। एकाकी बस्ती के नाम से इसे जाना जाता है, और यह प्रकीर्ण बस्ती मेघालय हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं। अब दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की क्या विशेषता है? आप लिख सकते हैं कि पीने का पानी को सभी को उपलब्ध करवाना, ठीक है, भौमजल का जो है वो कम उपयोग करना, धरातलीय और भौमजल उनकी समय समय पर जांच करो, ठीक है, जल के लिए जागरूकता विकसित करो। यही तो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषता, ये आपको लिखनी है। ठीक है, बाकी और भी ठपकार सको मनु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होती है, नाभिकीय संलग्न से भी प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा यानी नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। और प्रमुख केंद्रों के नाम जैसे बात करते तो प्रमुख केंद्र है तारापुर महाराष्ट्र के अंदर इसका प्रमुख केंद्र है, रावतभट्टा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं प्रमुख केंद्र। इंदिरा गांधी दोनों कमान क्षेत्र का सिंचाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब दोस्तों जे ही इंदिरा गांधी नेर आई, जे ही राजस्थान नेर आई, तो इनको कई सकारात्मक प्रभाव पड़ियो। आपने पता नहीं चलेगी, पता तो चल गया दोस्तों, चारों ओर हरियाली हरियाली छाएगी दोस्तों। ठीक है, अब गंगानगर हनुमानगढ़ दोस्तों आपको पता भाई, इनको भी यानी चारों तरफ हरियाली हरियाली होगी अब। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि भाई सकारात्मक प्रभाव तो वही पीढ़ियों सबूत ज्यादा के भी चारों ओर हरियाली हरियाली आगे मांगता हूँ। ठीक है, पारिस्थितिक संतुलन बनियो। इसके अलावा जो बालू और रेतीली हवा ही उनके मायने कमी आई नहीं आई कमी दोस्तों, बालू का और रेतीली जो हवा थी वो कमी आई है मायने। ठीक है, अर्थव्यवस्था के मायने लगातार पहले विकास को नहीं हो, विकास हो गयो, अर्थव्यवस्था में विकास हुई। और पहले की होता हो कि भाई जैसे बाजरा ज्वार यहाँ फसला उगाता, ठीक है, तो बाजरा ज्वार के मायने अब कमी भी गया। आप गेहूं चावल मूंगफली ये फसल पहले कौन उगा सका, लेकिन अब उगाने लग गया, तो गेहूं चावल, ठीक है, मूंगफली ये फसला भी उगाने लग गया। चलो दोस्तों ये तरीकों आप लिख सको कि इंदिरा गांधी नेहर को प्रमुख सकारात्मक प्रभाव वो पड़ियो मांगा पर। ठीक है, इसके बाद देखो रेल परिवहन, रेल परिवहन पर टिप्पणी लिखो। अब दोस्तों रेल परिवहन पर क्या लिखनी है? टिप्पणी, मुझे लिखो टिप्पणी। देखो दोस्तों रेल परिवहन आपको लिखना है कि रेल परिवहन में तो आपको पता है कि जो भारतीय रेल जाल है वो विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल मार्गों में से क्या है? एक है। वही लिखना है रेल परिवहन में कि भाई जैसे भारत में रेल की शुरुआत हुई थी 1853 का मायने, मुंबई और ठाणे के बीच चली, मुंबई और ठाणे के बीच चली 34 किलोमीटर रेल। ठीक है, ये आपको लिखना है। और भी दो चार बातें और भी लिखनी है दोस्तों। चलो गहन निर्वाह कृषि, आपको पता है गहन निर्वाह कृषि मानसून
एशिया के घने बसे देशों में की जाती है कृषि, गहन निर्वाह कृषि। चावल इसका प्रमुख उदाहरण है, चावल के बारे में लिख दो अच्छे से, ठीक है। बाकी नोट्स में मिल जाएंगे दोस्तों। और हाँ, अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं, नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो उसकी प्राइस 50 रुपए, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पर मिलेगी, चैप्टर वाइज मिलेगी, पीडीएफ के रूप में मिलेगी दोस्तों। 50 रुपए उसकी प्राइस है, बाकी सीरीज की प्राइस 30 रुपए है, ठीक है। ज्योग्राफी की नोट्स बुक तैयार है, पॉलिटिकल की भी तैयार है, तो हिस्ट्री की भी तैयार है। बाकी सीरीज जो है वो अभी हिंदी की तैयार है, पॉलिटिकल की तैयार है, ठीक है, ज्योग्राफी की तैयार है। तो सीरीज की प्राइस 30 रुपए है। चलो, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे दोस्तों। प्रमुख आर्थिक कारक क्या है, ठीक है, वो आपको लिखना है। और प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलाप में अंतर, ये तो सबको पता है कि प्राथमिक क्रिया जो कृषि कार्य करती है, और जैसे खेतों के अंदर हम गेहूं की खेती करते हैं या कपास की खेती करते हैं, तो कपास की खेती में करते हैं जो हमारे लिए कपास एक कच्चा माल है, और कच्चे माल को हम बाजार में बेचते हैं, उसका विनिर्माण किया कार्य सब द्वितीय क्रिया में आता है। तो ये आप लिख सकते हैं, दोनों में अंतर। सूती वस्त्र, देखो यहाँ पर है, सूती वस्त्र उद्योग की भारत के संदर्भ में व्याख्या करें। ये क्वेश्चन, ये उत्तर आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ओके। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? अब देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? बताओ जल्दी, तुम बताओ। विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है, इसीलिए अस्तित्व में है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? क्योंकि यह विश्व की अर्थव्यवस्था को क्या करता है? लाभान्वित करता है, लाभ पहुंचाता है। निम्न में से टिप्पणी लिखनी है दोस्तों, टिप्पणी। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बारे में लिखना है, और इधर व्यापार संतुलन के बारे में, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रखे हैं दोस्तों, और बहुत से क्वेश्चन ये मिले हैं उसमें, आपको पता होगा। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों, 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पूरा पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों। वीडियो क्या लगे था ना? वीडियो क्या लगा? अच्छा लगे नहीं? अच्छा लगे दोस्तों? अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं वापस आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके।